अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा एनालिसिस है इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का तीसरा एंड फाइनल ओडीआई जो कि आज इंडिया जीत चुका है 6 दिसंबर 2025। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। ज़बरदस्त इस सेंस में कह सकते हैं कि इंडिया ये सीरीज़ जीत गई। तो आज और लकीली 20 टॉसेस के बाद आज इंडिया टॉस भी जीत गई सीरीज़ के साथ साथ। तो सीरीज़ और टॉस इंडिया एक साथ जीती। तो इंडिया ने खैर टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया, जो कि इंडिया ने फील्डिंग ही करनी थी पहले। और इस पर इंडिया ने जो भी प्लान जो सोचा, इंडिया 100% फुली उस प्लान के ऊपर इंडिया ने इम्प्लीमेंट भी किया। तो जब स्टार्ट में रिकल्टन आते ही आउट हो गए, तो उसके बाद में डीकॉक ने एंड बहुमा ने इनिंग्स को संभाला। थोड़ा इन्होंने टाइम लिया, पहले 6-7 ओवर्स बहुत स्लो खेले, बट उसके बाद एक ड्रामेटिकली इनिंग्स को इन लोगों ने पेस दी, इनिंग को उठाया। तो उस वहाँ पर डीकॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त और डोमिनेटिंग इनिंग्स खेली। साथ में बहुमा ने एक स्पोर्टिंग हैंड प्ले किया, वो भी 48 बना कर गए। मगर डीकॉक क्या ही नज़र आ रहे थे, 42 गेंदों में 50 किया उन्होंने पहले, उसके बाद में बहुत ज़बरदस्त 80 गेंदों में 100। तो डीकॉक की वजह से ही साउथ अफ्रीका आज 270 तक पहुँच सकी है, वरना जो इनके हालात थे इन लोगों ने तो 200 भी मुश्किल ही लग रहा था। वो बात की बात है, पहली बार में आपने देखा जब डीकॉक खेल रहे थे तो एक टाइम में ये भी लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 350 प्लस का टोटल लाजमी करेगी। अब मैच में कुछ इस तरह से हुआ, जैसे आप सबने भी देखा होगा, डीकॉक जिस तरह से हिट कर रहे थे और बहुमा साथ में थे, 100+ रन हो गए, कोई विकेट नहीं गिरी। तो फिर अचानक बहुमा पॉइंट के ऊपर बहुमा ने कैच दे दिया, वो चले गए। तो उसके बाद आके ब्रिस्की बैटिंग करने आए। ब्रिस्की जो बहुत ही अपने कैरियर बेस्ट फॉर्म में भी उनका कैरियर का स्टार्ट हुआ है, मगर बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं कि 50+ एवरेज से, बल्कि 70 के करीब उनकी एवरेज से खेल रहे हैं और हेल्दी स्ट्राइक रेट 95 का स्ट्राइक रेट है उनका। तो वो भी ब्रिस्की बहुत अच्छे फॉर्म में आए, उन्होंने आते 2 छक्के मारे, मगर उसके बाद वो भी एक ईजी आउट होकर चले गए। हालांकि वहाँ पर ब्रिस्की को थोड़ा रुक के खेलना चाहिए था, डीकॉक हिट कर रहे थे तो उसको उनका साथ देना चाहिए था। तो खैर जैसे ब्रिस्की की विकेट गिरी तो उसके बाद एडन मैक्रम बैटिंग करने हैं, जो कि पिछले मैच के सेंचुरियन थे और मैच विनर थे। तो यहाँ पर एडन मैक्रम इतने बड़े बैट्समैन हैं, उनका काम बनता था वो इनिंग को थोड़ा बिल्ड करते यहाँ पर। तो एडन मैक्रम ने यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती की, थोड़ी नहीं बल्कि मेजर ब्लेंडर ही कहते हैं कि वो आते ही कवर्स के फील्डर में हाथ में कैच देकर चले गए एक ईजी बॉल पर। यहाँ पर एडन मैक्रम ने बहुत ही ज़्यादा लूज शॉट खेली, जो जहाँ से मैं समझता हूँ जहाँ पर मैच पलटा। और यहाँ पर 2 बैक टू बैक विकेट्स आई, और ये किसने ब्रेक थ्रू दिलवाया? प्रसिद्ध कृष्णा ने, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि इनको आपने क्यों ओडीआई में सिलेक्ट किया, और उन्होंने ही था जो मैच का ब्रेक थ्रू दिलवाया, वरना आज साउथ अफ्रीका 350 का फिगर ज़रूर क्रॉस करता, जो कि इंडिया के लिए फिर मुश्किल हो जाता। खैर उसके बाद में 2 विकेट्स आ गई, तो प्रेशर होना चाहिए और प्रेशर बन भी रहा था, मगर डीकॉक ने एक बार फिर प्रेशर उतारने की कोशिश की। 94 पर खड़े थे, अगले ओवर में उन्होंने ये नहीं देखा कि 2 विकेट्स गिरी, उन्होंने 6 मार के अपनी सेंचुरी की। तो ये चीज़ बता रही थी कि वो आज एक कुछ बड़ा करने के माइंड में। और जिस तरह से डीकॉक ने सेंचुरी मारी, मैं ये बात भी थोड़ी सी करूँगा, बहुत ही प्यारा खेले। बॉल बिल्कुल मिडल हो रही थी, स्टाइलिश शॉट्स, पुल पर 6 मारे, सीधे छक्के मारे, मतलब लग रहा था किसी और ही फॉर्म में। आज वो 200 मारने वाली फॉर्म में थे और 30 ओवर में वो अपना 100 कर चुके थे, तो अगले 20 ओवर दूसरा 100 करने के लिए इनफ थे। मगर बस वही डीकॉक ने सेंचुरी मारी, उसके बाद एक प्रसिद्ध कृष्णा की एक ईजी बॉल पे बोल्ड होके चले गए, क्रॉस द बैट खेल रहे थे। मुझे नहीं समझ आया वो शॉट खेलने की इनको क्या ज़रूरत थी। वो भी जैसे एडन मैक्रम बेतुका आउट हुए, वैसे ही क्विंटन डीकॉक भी बेतुका से आउट होके चले गए। तो ये उन लोगों ने गलत किया। बहरहाल उसके बाद में नीचे ब्रेविस आए, ब्रेविस ने बहुत अच्छा खेला स्टार्ट में, मतलब उन्होंने छक्के चुके भी मारे, थोड़ी लग रहा था कि अच्छा खेलने लगे हैं। तो 29 पर ब्रेविस भी आउट हो गए, 24 के ऊपर जैसे ब्रिस्की आउट हो गए थे। तो यहाँ पर उन्होंने, मैं समझता हूँ, ज़्यादती की। ये टाइम था जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ा सा खेलना चाहिए था, उनको थोड़ा इनिंग्स को बिल्ड करना चाहिए था। इनके पास सफिशिएंट ओवर से, डीकॉक इतना अच्छा स्ट्राइक रेट दे गए थे, इतना अच्छा एवरेज दे गए थे कि यहाँ पर अगर स्ट्राइक रोटेट करते, बैट्समैन अपना टाइम भी लेते तो आराम से 330-40 तक जा सकते थे। मगर पता नहीं साउथ अफ्रीका क्या सोच के आई हुई थी, हर बॉल को हिट कर रहे हैं, और इसी के नतीजे में सारी टीम कोलैप्स कर गई। ब्रिस्के 24 पर चले गए, ब्रेविस 29 पर चले गए, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने डिसहार्ट किया। फिर मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, मार्को जेनसन से थोड़ी उम्मीद मुझे उनसे थी, बॉश से उम्मीद थी, मगर जेनसन भी वही जो उन्होंने पिछले मैच में इमेच्योरिटी शो की, आते हिट। भाई थोड़ा टाइम लो, ओवर्स पड़े हैं, अगर आप सेट हो गए हिट्स ऑटोमेटिक लगेंगी, चौके निकलेंगे, छक्के भी लगेंगे। तो भाई ऐसे लग रहा था जैसे या 400 चेज कर रहे हैं, या फिर इनका माइंड ही है कि 250 के अंदर ऑल आउट हो जाए। वही करते रहे, ऐसे विकेट्स तो ऐसे आ रही थी जैसे कहते घर से इनको फ़ोन आ रहे थे। तो बहरहाल
ऐसे करते करते जो एक टाइम में आपको 370 लग रहा था, ये 270 पर ही टीम ढेर हो गई, ओवर भी पूरे नहीं खेल सकी। तो ये बहुत ही साउथ अफ्रीका को समझने की ज़रूरत है कि भाई फाइनल मुकाबला इस तरह से नहीं खेला जाता। शायद इसी वजह से ये लोग चोकर मशहूर भी हैं कि हमेशा फाइनल्स में जाकर ऐसे ही कोलैप्स करते हैं। तो साउथ अफ्रीका को ये चीज़ सीखनी चाहिए, भाई आपके पास ओवर्स भी हैं, सारा कुछ है, आप इजी हो, कम से कम एक अच्छा टोटल तो बोर्ड पे लगा दो, नहीं सोचो कि हमने 400 लगाना है। तो साउथ अफ्रीका को ने बहुत गलत किया और उसका फिर खामियाजा भुगता। जब इंडिया बैटिंग करने, इंडिया फ्री फ्लो थी, उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था। जायसवाल जो पिछले 2 मैचों में बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, उनसे रन्स नहीं निकल रहे थे, आज भी नहीं निकल रहे थे। आप देखें शुरू में जायसवाल का स्ट्राइक रेट 50-60 के करीब घूम रहा था, मगर उसके बाद उन्होंने टाइम लिया। टाइम क्यों लिया? क्योंकि टारगेट कम था, होम ग्राउंड था, एज था, मतलब कॉन्फिडेंस था, और इसी वजह से उन्होंने फिर जायसवाल ने टाइम लिया, उन्होंने फिर सेंचुरी मारी, 116 रन मारे, साथ में रोहित शर्मा 75 रन मार के गए। ये ऐसे तभी होता है जब आपके ऊपर स्कोरबोर्ड प्रेशर नहीं होता। फिर नीचे विराट कोहली आए, वो तो अपने कैरियर की, मैं कहता हूँ उनकी हमेशा ही कैरियर की बेस्ट फॉर्म रहती है। तो उन्होंने पिछले मैच में 2 सेंचुरी मारी, आज भी उन्होंने तेज इनिंग्स 65 रन की खेली। शुरू में थोड़ा स्लो नजर आया, मगर बाद में क्या ज़बरदस्त शॉट्स मारे विराट कोहली, जो देखकर क्लासिकल विराट कोहली हमें आज फिर वो नज़र आया। तो इंडिया ने बहुत अच्छा खेला और इस तरह से इंडिया ने मैच जीता। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। टेस्ट सीरीज़ इंडिया हार गई तो उसके बाद ओडीआई सीरीज़ जीत गई, उस तरह से वाइट वॉश नहीं कर सकी, मगर फिर भी इंडिया बहुत अच्छा खेली। क्योंकि जिस मैच में हारी भी सही थी, पिछला मैच 350 करके, इंडिया ने बैटिंग अच्छी की थी, वो बॉलिंग में उस तरह से नहीं हुआ। तो इंडिया ओवरऑल इस चीज़ में अप्रिशिएट करना बनता है। बहरहाल अब आगे फाइनल अब इंडिया के पास है, और एट द एंड दुनिया उसी को याद रखती है जो जीता हो। तो आज इंडिया जीत गई है, आज उन्हीं के चर्चे हैं। बहरहाल साउथ अफ्रीका को यहाँ से सीखना चाहिए, उनको ये सीखना चाहिए कि बड़े मैचेस कैसे खेलते हैं। हालांकि इंडिया की टीम उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इस वक्त। इंडिया की टीम में बहुत सारी कमियां हैं, जो कि मैं आने वाली किसी वीडियो में बताऊंगा। इंडिया में भी इनके उस तरह से प्लेयर, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, इंडिया के भी जो स्टार, जो ओडीआई की बैकबोन है इंडिया की, वो भी नहीं खेल रहे। इंडिया एक न्यू टीम्स के साथ खेल रही है, जो बेसिकली T20 के प्लेयर्स हैं, जैसे जायसवाल, गायकवाड, वाशिंगटन सुंदर, ये लोग नए T20 के प्लेयर हैं। ओडीआई का इन लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसके बावजूद इंडिया बहुत अच्छा खेला। इंडिया को इस अगर इन चीज़ों, सब सारे सर्कमस्टांसेस को आप माइंड में रखें तो आप इंडिया काबिल तारीफ़ है। तो बहरहाल अभी यही चीज़ थी, इंडिया इस विनिंग को आगे लेकर चले, देखते हैं आगे क्या बनता है। बहरहाल साउथ अफ्रीका को भी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बल्कि बहुत ज़्यादा। तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि वही टीम थी जिसने पिछले 2 मैच जीते। ना इन्होंने बैटिंग में कोई अच्छी परफॉर्मेंस की, ना इन्होंने फिर बॉलिंग में की। चलो बॉलिंग में आप एक दफ़ा मैच फंसाते ना, फिर समझ आ सकता था कि यार आपने कहीं ना कहीं गेम में कमबैक किया एज अ टीम। बहरहाल ये आज के मैच का एनालिसिस था। तो आगे और भी मैंने कुछ यहाँ पर है, मैंने कुछ और वीडियोस भी मेरे बनानी है, जैसे कुछ गेम के बेसिक पॉइंट्स होते हैं अंदर के, जो मुझे लगता है कि वो हमें डिस्कस करने चाहिए, तो उन पर मैं मुख्तलिफ वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी बस यही होता है कि मैं जैसे कभी ड्यूटी से आ रहा होता हूँ या कभी कहीं जा रहा होता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा तो मैं वीडियो बना ली, जैसे अभी बना रहा हूँ वीडियो। तो मैं स्पेसिफिकली उठा कर या प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं होता। मगर शौक मुझे क्रिकेट का है, मैच भी मैं सिर्फ मैच के लिए अपना टाइम निकालता हूँ, थोड़ा मैच देख लेता हूँ, थोड़ा स्टडी कर ली, थोड़ा मैच देख लिया उस बीच। तो बस चीज़ों को मैनेज करके चलता हूँ, और बस एक वीडियो एक आप लोगों के लिए अपने शौक से मैं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो इसी तरह से है। तो बहरहाल एक नेचुरल, मैं समझता हूँ इंसान को होना भी नेचुरल चाहिए, इस तरह से नहीं प्रॉपर प्रोटोकॉल करके। तो फिर बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं ये काम कर रहे हैं, तो मैं उसको आपको, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाया था, मैं इस शौक से ये काम नहीं करता। मुझे सिर्फ क्रिकेट का शौक है, मैं सिर्फ क्रिकेट के लिए ये वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मेरा टाइम जितना लगता है मैं उसमें कवर कर लेता हूँ। तो बस आप लोगों की मुझे सपोर्ट की नीड है, आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें, मुझे भी मोटिवेशन मिले, कॉन्फिडेंस मिले, ताकि मैं भी एक अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ, अच्छी इनिंग्स खेलूँ यूट्यूब पर। तो आप बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना के लाता रहूँगा। अपनी दुआ में याद रखा करें, अपना ख्याल रखा करें। खुदा हाफिज़।